नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंडियत की खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। तो चलिए फिर इस खबर की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले हम कोटद्वार की खबर दिखाएंगे आपको। कोटद्वार में कोर्ट में आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई की तारीख तय थी। आज 1 मार्च को कोर्ट में तारीख थी। और कोर्ट में क्या हो रहा है कि वैसे तो हर हफ्ते सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलकित आर्य ने जो केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन पौड़ी में लगाई थी, तो काफ़ी लंबे समय बाद ये तारीख लगी। मतलब हर हफ्ते सुनवाई होने के बाद अब 1 तारीख की तारीख थी, लेकिन आज कोर्ट में कार्रवाई हुई नहीं अंकिता भंडारी केस में, क्योंकि कोटद्वार में एक सीनियर वकील चंद्रमोहन बरथवाल जी का कल देहांत हो गया और इस वजह से कोर्ट की कार्रवाई हो नहीं पाई। तो अंकिता भंडारी केस में धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती जा रही है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि इस केस में कब तक फैसला आएगा। तो अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, गवाहों की सुनवाई हो रही है, बयान दर्ज हो रहे हैं, और इसके बाद भी अभी इसमें जो डिफेंस है, डिफेंस को भी अपने कुछ गवाह पेश करने होंगे। तो अंकिता भंडारी केस में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में कल विधायक विक्रम सिंह नेगी प्रताप नगर के जो रहने वाले हैं, उन्होंने भी पूरा वही मामला उठाया जो बात हम आपसे शेयर करते रहते हैं। यानी कि मामला है क्या, कोर्ट में केस चल रहा है अंकिता भंडारी मर्डर केस, और 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जेलों में बंद हैं, और उनकी मतलब पेशी हो रही है कोर्ट में। उनकी मौजूदगी रहती है जब भी केस की सुनवाई होती है। पौड़ी में पुलकित आर्य ने जो एप्लीकेशन दी थी, याचिका दायर की थी जिसे कहते हैं कोर्ट की भाषा में, तो उस पर सुनवाई हो गई पूरी। उसमें संभवतः कल फैसला आ जाएगा। और जितने भी जानकार लोग हैं, मतलब कानून से जुड़े हुए, उन सबका यही कहना है कि पुलकित आर्य की जो याचिका है वो कोर्ट से खारिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मामला कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारे गवाहों के बयान हो चुके हैं। और जो भी शिकायत पुलकित आर्य को है, मतलब कोर्ट में, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब आधे से ज़्यादा गवाहों के बयान हो चुके हैं, तो अब कोर्ट में मामला कोटद्वार में ही चलेगा, ऐसा कहना है बहुत सारे कानूनी एक्सपर्ट का। कल शाम तक इस बात पे पूरी खबर आ जाएगी कि क्या पुलकित आर्य ने जो कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की थी, उस पर क्या फैसला आता है। ज़्यादा संभावना इस बात की है, जो कानूनी जानकार कहते हैं, कि याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला कोटद्वार कोर्ट में चल ही रहा है। यहाँ पर लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो गवाह हैं उनके बयान हो चुके हैं, लेकिन अंकिता भंडारी केस में बात रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कहने का यही है कि जिन 4 मुद्दों को लेकर श्रीनगर में अंकिता भंडारी के माता पिता और बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वहाँ पर अब बहुत सारे राजनीतिक लोग भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। और कुल मिला के 4 बातें वही हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता का कहना है कि जब अंकिता भंडारी की माँ ने कह दिया कि ये व्यक्ति वीआईपी है, और जैसे मतलब विधानसभा में विक्रम सिंह नेगी ने भी कहा कि पुलिस अंकिता भंडारी की माँ से ही सबूत मांग रही है कि ये कैसे वीआईपी है। भाई, अंकिता भंडारी की माँ का जो वीआईपी है उससे क्या दुश्मनी है। जब उन्होंने नाम कह दिया तो वो यही तो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की कॉल डिटेल चेक की जाए, इस व्यक्ति की लोकेशन चेक की जाए। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, यानी कि जब तक अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था, इस दौरान क्या जो बंदा वीआईपी जिसका नाम अंकिता भंडारी की माँ ने बोला है, इसने क्या पुलकित आर्य से बात की, क्या इसने विनोद आर्य से बात की, क्या इसने रेणु बिष्ट से बात की। तो इसकी जांच तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया है, अगर वो किसी पे आरोप लगा रही तो उसकी जांच तो पुलिस ने करनी है। और यहाँ पर जिस तरह से विक्रम सिंह नेगी इस विधानसभा में कह रहे थे कि भाई पुलिस तो अंकिता भंडारी की माँ से सबूत मांग रही, सबूत तो पुलिस को जुटाने चाहिए। और अगर वाकई ये बंदा वीआईपी नहीं था, तो फिर इनको ही आगे आकर कहना चाहिए, पुलिस को इस बात को कहना चाहिए कि भाई ये अंकिता भंडारी का माँ का जो आरोप है ये गलत है। चलिए, फिर कार्रवाई चल रही है। ये मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ रहा है। और श्रीनगर में अब अंकिता भंडारी माता पिता जब धरने पर बैठे हैं, तो वहाँ पर जाहिर है कि राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलना ही है। और ऐसा तो अक्सर होता ही है, किसी भी मुद्दे को जब सरकार के लोग उसमें शामिल रहते हैं तो विपक्षी पार्टियां भुनाती है। कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे वहाँ पे, आशुतोष नेगी वहाँ पे मौजूद हैं, और पहाड़ी स्वाभिमान सेना के नाम से एक संगठन चलाने वाले आशीष नेगी भी वहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी। अंकिता भंडारी केस में जो फैसला आएगा वो जनभावनाओं के अनुरूप आएगा। अब कोर्ट का फैसला कब तक आएगा तो अब तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से आज की तारीख भी अब आगे खिसक गई है, और पौड़ी में भी फैसला संभवतः कल शाम तक आ जाएगा। चलिए, फिर आज आपको एक अजीबोगरीब खबर दिखाते हैं। मतलब ये जो खबर है, इसको लेकर आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, और हो सकता है अगर ये अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में मददगार होता है तो फिर ये बहुत अच्छा है। ये इत्तेफाक है, ये संयोग है,
और आज हम खास तौर पर इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक ऐसा संयोग है कि आप जरूर इसमें अपनी हामी जरूर भरेंगे। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में क्या संयोग है। ये एक अजीबोगरीब ऐसा इत्तेफाक है कि इस केस में एक ही सरनेम के लोग मतलब क्या है अंकिता भंडारी केस में जुड़े हुए हैं और ये लोग ही मतलब पुलकित आर्य जो आरोपी हैं उसके लिए एक किस्म से कह सकते हैं आपकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी रास पे बैठे हुए हैं। चलिए इसकी बात करते हैं आप, और इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, एक मतलब ये संयोग नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अंकिता भंडारी केस में ऐसा क्या संयोग है कि ये खास किस्म के सरनेम के लोग ही इस केस में पुलकित आर्य जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मतलब एक मूवमेंट चला रहे हैं या वो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं आज एक इत्तेफाक की, एक संयोग की, और हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये संयोग अच्छा है, ये इत्तेफाक अच्छा है, तो अंकिता भंडारी जो पहाड़ की बेटी है उसको इंसाफ मिलेगा। और बहुत सारी खबरें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस बात पे जो आपसे मैं शेयर कर। अंकिता भंडारी की जब हत्या हुई थी तो पूरे उत्तराखंड में उबाल आ गया था। मतलब पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस मुद्दे पर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। हजारों लोग सड़कों में उतरे। ऋषिकेश में तो यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि आरोपियों के कपड़े तक फाड़ दिए थे लोगों ने। मतलब कहने का यही है कि पूरे उत्तराखंड के विशेष तौर पर पहाड़ी जिलों के जो लोग थे वो अंकिता भंडारी के प्रति संवेदना रखते थे और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी चला। श्रीनगर में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन मौजूद थे जब अंकिता भंडारी का सब श्रीनगर पहुंचा। कोटद्वार में भी बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ। पूरे देश में अंकिता भंडारी केस की जो थी मतलब के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात करी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत लंबा समय हो गया, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंकिता भंडारी केस में मतलब आरोपियों के खिलाफ जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो हमारा इस खबर को या इस इत्तेफाक को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के हमारे चैनल में कमेंट आते हैं और लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मतलब देश विदेश के लोग भी अंकिता भंडारी केस की जो कोर्ट की कार्रवाई उसको देख रहे हैं। लेकिन इसमें इत्तेफाक क्या है, इसमें एक अजब सा संयोग है और आप इसको यकीनन मानेंगे। अंकिता भंडारी केस में कितने नेगी, आज मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इस बात को एक अलग नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हम कह रहे हैं केबी न्यूज़ की तरफ से वो बिल्कुल सही है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य की रास पर बैठे हुए बहुत सारे नेगी, एक दो नहीं कई सारे नेगी बैठे हुए हैं। और इस बात को आप यकीनन मानेंगे जब मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। तो क्या जो NEGI है ये पुलकित आर्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। अब बताएं, आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में पूरे देश दुनिया की संवेदना है। वो पहाड़ की बेटी थी, उसकी हत्या हुई और सब जाति धर्म मतलब लोगों ने अंकिता भंडारी को न्याय के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंकिता भंडारी को इंसाफ की मांग मतलब इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठाई। अब देखिए इस केस में कितने नेगी। सबसे बड़ा जो आज की खबर का हमारा टाइटल है, इसको आप इत्तेफाक भी मान सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इत्तेफाक अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएगा। अंकिता भंडारी केस में जो सबसे पहले इस केस को उठाकर लाए मतलब सोशल मीडिया में इस केस को सबसे पहले उजागर किया आशुतोष नेगी ने, क्योंकि पुलकित आर्य ने पौड़ी के पत्रकार को फ़ोन करके बताया था कि अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। और जब मालूम चला उस पत्रकार को पौड़ी के कि ये जो लड़की है ये डोप श्रीकोट की रहने वाली है, तो उन्होंने आशुतोष नेगी को फ़ोन किया और आशुतोष नेगी ने सबसे पहले इस मामले को थोड़ा ज़ोर शोर से उठाया सोशल मीडिया में। आशुतोष नेगी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस केस को ज़ोर शोर से उठाया। उसके बाद की बात करें हम आपको तो फिर इसमें आज के दौर में कल की बात करें तो विक्रम सिंह नेगी, दूसरे नेगी विक्रम सिंह नेगी जो प्रतापनगर के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने लगभग वही बातें कही जो हम आप तक शेयर कर चुके हैं कि आशुतोष नेगी को परेशान किया जा रहा है, मनीषा नेगी को परेशान किया जा रहा है और जो VIP है उसकी कॉल डिटेल और फोन लोकेशन की जांच की नहीं जा रही है और जो SDM प्रमोद कुमार थे, पटवारी थे, रेणु बिष्ट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आशुतोष नेगी ने केस को उठाया। कल विक्रम सिंह नेगी ने इस केस को विधानसभा में उठाया जोर शोर से। इस केस की पैरवी कर रहे हैं अवनीश नेगी। अवनीश नेगी जो वकील हैं उनकी बहन मनीषा नेगी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और अब पहाड़ी स्वाभिमान सेना से जुड़े हुए आशीष नेगी, मतलब आप ये मान के चलिए आशुतोष नेगी, विक्रम नेगी, अवनीश नेगी, मनीषा नेगी और आशीष नेगी इस केस में मतलब सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इस केस में जो जज हैं
कोटद्वार न्यायालय में जो इस केस की फैसले इस केस में मतलब इस केस को सुन रही है, जिनकी अदालत में केस चल रहा है, उनका नाम है रीना नेगी। तो ये एक इत्तेफाक है, ये संयोग है। अंकिता भंडारी केस में कितने नेगी आगे आकर इस केस को और ज़्यादा बुलंदियों तक मतलब इस केस को लड़ रहे हैं, अंकिता भंडारी को इंसाफ देने की लड़ाई। तो ये अजब इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक ही है, संयोग भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी केस में ये इत्तेफाक आगे जाके फलीभूत हो और अंकिता भंडारी के केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल हो। चलिए फिर आप बात करते हैं कुछ और खबरों की। खबर फटाफट देख रहे हैं आप तो कोटद्वार की खबरों की बात करते हैं। कोटद्वार भाबर के सिडकुल सिगड्डी में नकली दवाई बनाने का मामला एक बार फिर प्रकाश में आया। कुछ दिनों पहले भी ये मामला प्रकाश में आया था। कोटद्वार भाबर का सिगड्डी सिडकुल एरिया है जहां पर कुछ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, नाम मात्र की फैक्ट्रियां, लेकिन ये कोटद्वार को बदनाम ही कर रही है। मतलब कुल मिला के कुछ समय पहले भी यहाँ पे नकली दवाई बनाने का मामला सामने आया था, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और अब तेलंगाना दक्षिण भारत के राज्य से वहाँ की ड्रग्स कंट्रोल वाली टीम और विजिलेंस की टीम कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में पहुंची और वहाँ से उन्होंने नकली दवाई बनाने का मामला मतलब उजागर किया। तो ये दवाइयाँ नकली जो बन रही थी, इनमें इनको रातों रात पैक किया जाता था और इनमें जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका लेबल लगाया जाता था। तो कोटद्वार भाबर के सिगड्डी में नकली दवाई बनाने के इतने सारे मामले आ रहे हैं जिनको बाहर के राज्यों के लोग खोल रहे हैं, बाहर के राज्यों की टीमें खोल रही है। तो कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल का जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है, सरकार को जो ये मंत्रालय क्या कर रहा है, कोटद्वार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? कोटद्वार की फैक्ट्रियों में जो लोग नकली दवाई बना रहे हैं, नकली दवाई पैक कर रहे हैं, इससे कोटद्वार भाबर के लोगों को क्या फायदा है? सिर्फ कोटद्वार की बदनामी हो रही है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि तेलंगाना से टीम आई और उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया। और पौड़ी गढ़वाल का जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है या उत्तराखंड का जो ये डिपार्टमेंट है, ये क्या कर रहा है? तो कोटद्वार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और जो भी खबरें आ रही है लगभग बुरी आ रही है और अच्छा नहीं लगता अगर कोटद्वार में कुछ ऐसी खबर आती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कयासों का दौर जारी है। पूरे देश में राजनीति का उबाल है। 15-20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन फिर भी ईडी सीबीआई की जांच जारी है। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी सीबीआई का सम्मन आ गया। सम्मन का ही मामला चल रहा है। और अब अखिलेश यादव सीबीआई के सम्मन में जाएंगे नहीं जाएंगे तो कह नहीं सकते। क्या वो अरविंद केजरीवाल की तरह ही मतलब इस संबंध में भी जवाब देंगे और नहीं जाएंगे? अरविंद केजरीवाल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम और दिल्ली की बात भी करेंगे, क्योंकि अब उत्तराखंड के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके नाम तो अभी घोषित नहीं हुए। कांग्रेस ने भी नाम घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी 1-2 दिन में कुछ नाम घोषित कर सकती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी रहे, गौतम गंभीर। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके पिताजी झाड़ू मारते हैं। झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान भी है और झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के बेटे कुलदीप को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो कुल मिला के जहाँ पूरे देश में क्या होता है कि जो सीट रिजर्व होती है वहाँ पर भी रिजर्व कैंडिडेट को उतारा जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं उन्होंने मतलब एक सामान्य सीट पे एक झाड़ू मारने वाले के बेटे को टिकट दे दिया है। अब वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आज की दौर में जो मीडिया में वो चर्चा में है कि सामान्य सीट पर रिजर्व कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। तो इस सीट पर जरूर हमारी नज़र रहेगी। और दिल्ली में गौतम गंभीर जहां बीजेपी के सांसद हैं वहां पर ये टिकट दिया गया है। तो ये बड़ा मतलब दिलचस्प मामला है और राजनीति में प्रयोग चलते ही रहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी सीट डिक्लेयर हो जाएंगी तो मालूम चलेगा फिर तीसरा कौन है। तीसरे कौन पर चर्चा जारी है, मैं आपको बता दूं तीसरे कौन पर चर्चा जारी है। और चूंकि अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है तो फिर हम भी आपको कह नहीं सकते। योग गुरु की भी खबर आपको दिखाएंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की जो दवा कंपनी है जिसका प्रचार बाबा रामदेव खूब खुलकर करते हैं, मतलब पूरी सरकार के जितने मंत्री हैं वो हरिद्वार पहुंचते रहते हैं तमाम कार्यक्रमों में। और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जिस तरह की दवाइयों का भ्रामक प्रचार कर रहे हो इस पर आप तुरंत रोक लगा दें और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब योग गुरु बाबा रामदेव की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनको कि आप भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। और बाबा रामदेव जब योग करते हैं तो वो कहते हैं योग से सब निरोग। और पूरे मतलब देश में सरकार के तमाम जो तंत्र के लोग हैं, कोई मंत्री शायद ऐसा होगा सरकार का जो बाबा रामदेव के साथ फोटो वीडियो में आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो हम भी ये जानना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि बाबा रामदेव जी जब योग करते हैं तो कहते हैं योग से सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वो दवाई भी बेचते हैं। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज बनते रहते हैं, ये तो आप योग से ही लोगों को निरोग कर दो या फिर दवाई से निरोग कर दो। और बाबा रामदेव के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। वैसे तो नवंबर में ही उनको इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया था कि आप भ्रामक प्रचार न करें। और हम तो चाहते हैं कि लोगों की बड़ी आस्था होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर
हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से वस्त्र पहनकर आता है तो हम लोग उसको बड़ी श्रद्धा भाव से देखते हैं। अब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे या नहीं मानेंगे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह एलोपैथी को लेकर, योग को लेकर वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं और मीडिया में चर्चा में रहते हैं, तो हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि भाई अगर योग से सब निरोग हो जाता है तो आप दवाई क्यों बेच रहे हो? तो फिर आपको इस तरह प्रचार करना चाहिए कि कुछ बीमारी योग से ठीक होती है, कुछ बीमारी आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक होती है, और जो बीमारी इन दोनों से ठीक नहीं होती वो एलोपैथी से ठीक होती है। क्योंकि जब उनके शिष्य खुद बीमार हो गए थे तो वो भी एलोपैथी का इलाज कराने चले गए थे। तो उम्मीद करते हैं उत्तराखंड में ही बाबा रामदेव का सारा कार्यक्रम चलता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उनको इसका पालन करना चाहिए और लोगों को इस तरह के भ्रम में नहीं रखना चाहिए और इस तरह का प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो उनको भी किसी भी खबर को ऑथेंटिक दिखाना चाहिए। आप देख रहे हैं खबर दनादन उत्तराखंड की, देश की। और चलिए फिर अब आपको बात करते हैं कोटद्वार में एक और खबर की, और इसी के साथ आज की खबर को हम खत्म कर रहे हैं। कल आपको कुछ किसी और खबर के साथ मिलेंगे, काफ़ी देर हो गई आज। तो कोटद्वार बाबर में टूटा हुआ मालन पुल जिसकी खबर हम आपको लगभग हर वीडियो में दिखाते रहते थे। 13 करोड़ की लागत से बना पुल 100 साल के लिए टूट गया, अवैध खनन का शिकार हो गया। विजिलेंस की जांच की टीम तो कोई खबर दे ही नहीं पाई, लेकिन अब इस पुल को रिपेयर किया जाएगा और इसके लिए शासन निर्देश जारी हो गया है। कल इसकी रिपेयर की आरंभिक तिथि है और बहुत अच्छा है कि चलो अच्छा है, अंततः मतलब इसमें शासन आदेश जारी हो गया। अब टूटा हुआ मालन पुल रिपेयर होगा 26 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, और कल इसकी शुरुआत होगी। और शुरुआत होगी तो मतलब मुझे कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही है कि कल इसका भूमि पूजन भी होगा। तो बहुत अच्छा है कि अगर टूटा हुआ मालन पुल रिपेयर हो रहा है, इसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साइन हो गए, चीफ मिनिस्टर के साइन हो गए, लेकिन क्या किसी टूटे हुए पुल का भी भूमि पूजन होना चाहिए? इसके लिए हम आपके ऊपर ही सारी खबर छोड़ते हैं, और कोई जो हमारे हिंदू धर्म के पुरोहित होते हैं उनको इसकी ज़्यादा जानकारी होगी। खबर अच्छी है, मालन पुल रिपेयर होगा और इसके लिए शासन निर्देश जारी हो गया है। रितु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार की विधायक कल इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो क्या पुल का भूमि पूजन होना चाहिए अगर वो टूटा हुआ है, या नहीं होना चाहिए? पुल को सीधे बना देना चाहिए? इसके लिए तो फिर आप लोग ही कमेंट करें, आप लोग ही किसी से पूछें, हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन पुल बनेगा, कब तक बनेगा ये तो कह नहीं सकते। एक बरसात में बन जाएगा, दूसरी बरसात में बन जाएगा, लेकिन फिलहाल खबर अच्छी है, पुल बन रहा है। एक और खबर कोटद्वार से है और इसी के साथ वीडियो को खत्म कर रहे हैं। कोटद्वार से दिल्ली जाने वालों की, वैसे तो दिल्ली पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों का दूसरा घर है। कोई नौकरी के लिए गया वहीं होके रह गया, किसी के रिश्तेदार रहते हैं, मतलब कुल मिला के पौड़ी गढ़वाल के लोगों को दिल्ली आना जाना ही होता है, किसी न किसी काम से जाना होता है। और पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। कोटद्वार से दिल्ली जाने के लिए एक रात्रि सेवा ट्रेन जो शुरू की गई थी, पहले बंद हो गई थी, तो उसको लेकर लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो आनंद विहार जाती है। अब बताइए कोई ट्रेन आनंद विहार जाएगी, अगर हमको नोएडा जाना है या आर के पुरम जाना है तो फिर 300 रुपये 400 रुपये का तो रेल का टिकट होगा, लेकिन जब वो ट्रेन पहुंचेगी सुबह आनंद विहार, तो आनंद विहार से अगर हम आर के पुरम जाना चाहेंगे या नोएडा जाना चाहेंगे तो मुझे लग रहा है जितना टिकट ट्रेन का है उससे ज़्यादा टिकट ऑटो वाला ले लेगा वहाँ से। और पहले ट्रेन जाती थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मतलब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आप लोगों को ही फैसला करना है। फिलहाल ट्रेन से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी से एक सेवा शुरू हो गई है ट्रेवलर। और अगर आप कोटद्वार आते हैं और उसके बाद आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे ये पूरे भाबर कोटद्वार की सवारी को लेकर दिल्ली जाएगी। आप दिल्ली जाना चाहें तो 62 का मोड़ जो आता है इंदिरापुरम विनोद नगर जाएगी ये गाड़ी, गुड़गांव तक ले जाएगी आपको और रात शाम को ले भी आएगी। गाड़ी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं हम आपको। तो चलिए फिर कोटद्वार भाबर से खबर आई है, यहाँ पर से एक ऐसी सर्विस शुरू हो गई जो आपको घर से पिक कर लेगी और ड्रॉप भी कर देगी रात को अगर आप आना चाहते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल में अवेलेबल है। चलिए फिर देखते रहिए केवी न्यूज़। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आप कमेंट जरूर किया कीजिए। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।